Hello students, how are you all? Okay, so beta, in admission of partners we have discussed too many things till now, like introduction of admission of partner, then we have discussed about the calculation of new ratio and sacrificing ratio, then we have discussed about the treatment of goodwill. Now we will discuss about the revaluation and reassessment of liability, or we can say revaluation of assets and liability. Okay, सो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं बेटा, तो उससे पहले हम बता दें आपको कि ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। हमने ये डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ये बेटा जो टॉपिक है ये तकरीबन सेम रहता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। बस लास्ट में जो इसका रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट जो करना होता है उसकी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सब में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में, तो उसमें सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हीं के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो न्यू पार्टनर आएगा उसके केस में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बेटा। तो ये बोल रहा है इट इज़ बेटर टू असरटेन दैट वेदर द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर शोन एट देयर करेक्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को असरटेन करना कि जब एक न्यू पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो ये ज़रूरी जान ले कि जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, क्या वो करेक्ट वैल्यू पर आप शो कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है बेटा। तो बोल रहे हैं इफ़ दे आर ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड दे मस्ट बी रीवैल्यूड एट any profit or loss should be adjusted to the old partners in their old ratio. This is the very important point कि जो भी overstated होगा अमाउंट, जो भी अंडरस्टेटेड अमाउंट होगा उसको हमें रीवैल्यूड करना है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हमें एडजस्ट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके बेटा। बोल रहे हैं द न्यू पार्टनर इज नॉट अफेक्टेड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द न्यू पार्टनर इज नॉट अफेक्टेड बेटा। ठीक है, जो न्यू पार्टनर है वो अफेक्टेड नहीं होगा बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, क्यों नहीं होगा, एज ही इज नॉट कंसर्न विद द प्री एडमिशन प्रॉफिट एंड लॉसेज। एडमिशन से पहले उस फर्म में क्या प्रॉफिट चल रहा था, क्या लॉस चल रहा था, उससे इस जो न्यू एडमिटिंग पार्टनर है उसका कोई लेना देना नहीं होता है बेटा। हाँ जी। अब हम बात करते हैं नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या नीड्स हैं, तो देखो मेनली दो नीड्स हम आपके सामने दिखा रहे हैं बेटा। पहली नीड क्या बोल रहा है, टू ब्रिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू द ट्रू वैल्यूज़। ठीक है, जो उनकी ट्रू वैल्यू है उसको हम शो करें, सबसे पहले जरूरत ये होती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन, कि क्या प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन से, क्या लॉस होगा, उस चीज़ को फाइंड आउट करना भी एक नीड रहती है, जिसकी वजह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, प्रिपेयर करते हैं। हाँ जी। तो बेटा इसमें देखो कंपैरिजन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब जो हमारी बुक वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर किससे करेंगे बेटा, उसको हम कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दैट इज़ द परफॉर्म ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप देख रहे हैं बेटा परफॉर्मेंस का काफ़ी ईजी है परफॉर्मेंस का, मैं आपको पहले भी इसका परफॉर्मेंस दिखा चुका हूँ एक बार। तो देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, इसके दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। तो क्रेडिट साइड में आप देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इस तरफ आएगा। आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ एक पॉइंट को आपको याद करना है, बाकी सारे पॉइंट उसके साथ चलेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है तो एसेट्स का उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी, है ना। तो लायबिलिटी के केस में अगर इंक्रीज करेगा तो वो इस तरफ आएगा। तो देखेंगे आप इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर आ गया। अब अगर एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रही है और वो क्रेडिट साइड आ रहा है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो किस तरफ आएगा बेटा, वो इस तरफ आ जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब आपको एक पॉइंट याद रखना कि जो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है उसको हम रीवैल्यूएशन में किस तरफ रखते हैं, क्रेडिट साइड रखते हैं, हो जाएगा। अगर उसको हम क्रेडिट साइड रखते हैं तो एसेट्स का अपोजिट क्या है, लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड है, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो किस तरफ जाएंगी, डेबिट साइड। ठीक है, अगर एसेट्स जो हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड है, तो अगर एसेट डिक्रीज करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे। मतलब इसको सिंपल याद करने का तरीका ये, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो वो इस तरफ आएंगे, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस तरफ आएंगी, वो सारी इस तरफ आएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सारे को कंपेयर करना है, प्लस माइनस करेंगे। अगर अमाउंट आपका इस तरफ बचता है तो ये आपका क्या आएगा, ओल्ड पार्टनर्स को हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा ऑन रीवैल्यूएशन।
अगर इस तरफ अमाउंट बचता है तो ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, पर ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये हमारा परफॉर्मर रहेगा बेटा। इसको अब इस परफॉर्मर को थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एसेट इंक्रीज कर रहा है, सेम वही, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो इस तरफ आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको मुझे इधर प्लस कर देना है। ठीक है, तो जो परफॉर्मर बेटा बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा फीचर्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो बोल रहा है इट इज़ आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोल देते हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बोल रहा है इट्स पर्पस इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि एसेट्स और लाइबिलिटी का जो चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, एंड ये क्या करता है बेटा, इट रिकॉर्ड्स ओनली चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वैल्यू जो चेंज हो रही है उसी को ये रिकॉर्ड करता है, नथिंग एल्स। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो कुछ अब इसमें जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं बेटा। हालांकि आप जर्नल एंट्री जो इसका अकाउंट है उससे बना सकते हैं। आप देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, आप जितने भी सारे ये पॉइंट हैं जो इस तरफ आ रहे हैं, इंक्रीज़ वाले या डिक्रीज़ वाले, ठीक है, ये सारे किसके हैं, बाई के पॉइंट के हैं। मतलब ये एसेट्स अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लाइबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उस पर्टिकुलर एसेट का नाम एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से आ गया। अगर हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या आ रहा है कि अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना। इस तरीके से बेटा ये हो जाएगा। अब इसको हम इंडिविजुअली समझते हैं। अब देखो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो सिंपल देखो, आपको एक जो उसका हम पढ़ते आए अभी तक की जो रूल्स हैं, है ना, डेबिट क्रेडिट का रूल है हमारा जो, या फिर एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है जो एसेट्स हैं हमारे, जो हमारे एसेट्स हैं उनका बैलेंस क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है। उनका बैलेंस क्या है, डेबिट। अगर एसेट्स का बैलेंस डेबिट है और हमें पता है कि एसेट्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अकाउंटेंसी में हम इसको बोलेंगे, अकाउंटिंग लेवल में क्या बोलेंगे इसको, कि अगर हमारा एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है मतलब वो क्या कर रही है, वो डेबिट कर रही है। क्या कर रही है, डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट है ना। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन जा रही है, कम हो रही है, पहले से कम हुई है एसेट्स की वैल्यू, तो वो डेबिट का ऑपोजिट क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट होगी। क्या होगी बेटा, क्रेडिट होगी। वो ध्यान रखना इसको, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उसका बैलेंस जो रहेगा, फेवरेबल बैलेंस जो उसका है उसी बैलेंस में हो जाएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है तो उसके जो अगेंस्ट बैलेंस होगा दैट इज क्रेडिट बैलेंस, तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या बोल रहा हूँ बेटा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो इंक्रीज करा मतलब डेबिट होगा ना, तो देखो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो डिक्रीज की बात की तो मैंने क्या बोला था कि वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो एसेट जो क्या चला गया, क्रेडिट साइड में चला गया, तो ऊपर क्या आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर है बेटा। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें रिकॉर्ड करना उसको, तो रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ रहे बेटा, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको आपको समझा रहे हैं बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ जी, अगला पॉइंट है रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटी को जब रीअसेस किया गया तो उसके अंदर देखो हमें पता जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ जो भी हैं बेटा, उसका बैलेंस क्या होता है, ध्यान रखना, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे बेटा, इसका मतलब क्या है कि उसका अपने जो उसका फेवरेबल बैलेंस है उसकी तरफ मूव कर रही है, तो फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट कर देना है। लाइबिलिटी डिक्रीज करती हैं तो क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट जो बैलेंस होगा दैट इज डेबिट बैलेंस, तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तो हमने क्या करना, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, क्योंकि उसका फेवरेबल बैलेंस क्या, क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगी, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। समझ में आया बेटा, यस। तो अगला पॉइंट देखो बेटा जरा। हाँ जी, अगला पॉइंट बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। अब इन सब को रीवैल्यूएट और रीअसेस करने के बाद
हमारे पास या तो प्रॉफिट बचेगा या फिर लॉस बचेगा। तो प्रॉफिट बचे चाहे लॉस बचे, एडमिशन के केस में आपको क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर उठाना है, ओल्ड रेशियो उठाना है और उस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में वो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को। बच्चे कन्फ्यूज होता है कई बार कि सर कहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाएं, कहाँ पर हम ओल्ड रेशियो लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात ध्यान रखो हमेशा, जहाँ पर न्यू पार्टनर का कोई रोल ना हो, सावा सिर्फ जो भी कंडीशन है सिर्फ ओल्ड पार्टनर के केस में चलेंगी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ ओल्ड रेशो का यूज़ करेंगे। जैसे हमने गुडविल के बारे में बात की थी, तो जो गुडविल बोल रहे ना, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल है तो वो हमने जब हम राइट ऑफ कर रहे थे किस रेशो में कर रहे थे, ओल्ड रेशो में कर रहे थे, क्योंकि न्यू पार्टनर का उसमें कोई रोल नहीं था। यहाँ पर भी रीवैल्यूएशन में भी जो न्यू पार्टनर है उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए सारा का सारा ओल्ड रेशो में चला गया। हाँ, लेकिन जब गुडविल की बात की थी, जब हम रेज कर रहे थे, उस केस में न्यू पार्टनर का रोल था, इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और था वो किस रेशो में और था, सैक्रिफाइसिंग रेशो में और था। तो इसी को ध्यान रखना बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कब आ रहा है, जब न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ओल्ड रेशो का यूज़ कब किया जा रहा है, जब न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं हो। क्लियर है बेटा। तो बोल रहा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट करने क्या, प्रॉफिट का। ठीक है, अब प्रॉफिट होगा तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट उनकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा ना, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस है तो वो पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, तो उनकी कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनकी बैलेंस जो तक क्रेडिट बैलेंस था तो वो कम हो रही है, इसका मतलब डेबिट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्री कर देनी है। हाँ जी, यस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फुल फ्लेज इसके रिगार्डिंग। तो बोल रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सुनील हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। बेटा वहाँ पर वो हु होगा, वो WGO लिखा हुआ गलत है, WHO होगा वहाँ पर। हाँ जी, तो बोल रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 40,000 के, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स पेबल है 30,000 के। कैपिटल ऑफ अनिल एंड सुनील गिवन है 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत नहीं है। कैश इन हैंड 50,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। ये हमें फुल फ्लेज बैलेंस शीट गिवन है। बोल रहा है ऑन दैट डेट जॉन वाज एडमिटेड विद द कैपिटल ऑफ ₹70,000। उस डेट को जो जॉन था उसको एडमिट किया गया कितने रुपए में, 70 विद द कैपिटल ऑफ 70,000, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या उसका 1/4 है, मतलब 1/4 के लिए उसको हमने ऐड किया है। एंड फॉर विच पर्पस एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज फॉलो। तो एसेट लायबिलिटी जो रीवैल्यू हुई है वो किस तरीके से हुई है, वो हमें नीचे गिवन है। हाँ जी, अब देखो बेटा जरा ध्यान से, स्टॉक वैल्यूड एट ₹70,000 ऑन अकाउंट होगा बेटा, यहाँ पर, यहाँ 70,000 ऑन अकाउंट होगा। हाँ जी, 70,000 बोल रहा है, तो स्टॉक ये देखो यहाँ पर कितना पहले 60,000 है। अब देखो स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है ना, स्टॉक हमारे लिए एसेट है और स्टॉक क्या कर रहा है 70,000 हो रहा है, पहले 60 था, तो 60 से 70 हुआ, इसका मतलब क्या है, वो 10,000 इंक्रीज कर गया, तो ये हम जो एसेट है इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम क्या डाल लेंगे, क्रेडिट साइड इसको डाल देंगे, है ना। बाय स्टॉक ₹10,000, क्योंकि 10,000 से इंक्रीज हुआ है। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 और डेप्रिसिएट कितने परसेंट से हुआ है, 10% से हुआ बेटा। तो 30,000 का 10% कितना आया, 3,000। ठीक है बेटा, तो 3,000 से जो है अपना जो फर्नीचर है वो क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ है, उसकी वैल्यू 3,000 रुपये से कम हुई है। तो डेप्रिशिएट हुई है, मतलब फर्नीचर का जो वैल्यू है वो कम हुआ है, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 3,000 से। तो जो फर्नीचर था वो किस तरफ चला गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, कितने से, 3,000 रुपीज़ से। हाँ जी, अगला बोल रहा है द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर इंक्रीज बाय 5,000। तो वैल्यू ऑफ इंक्रीज, क्रेडिटर इंक्रीज कितना से हुआ, 5,000 रुपये से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रेडिटर की वैल्यू 5,000 रुपये से इंक्रीज हुई है, तो डायरेक्टली बोल रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, है ना। तो लिख देंगे क्रेडिटर 5,000 डेबिट, क्योंकि डायरेक्टली बोल रहा है 5,000 रुपये से इंक्रीज हुई है। अगला बोल रहा है द वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल फाउंड टू बी ₹20,000। बिल्स पेबल देखो बेटा कितना है, यहाँ पर 30,000 लिखा हुआ, पर वो कितना होना चाहिए, 20,000 फाउंड किया गया, मतलब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा फाउंड किया गया, और कास्टेड है, तो उसको हमें कम कर देना है। ठीक है बेटा,
अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹9,000 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अपीयर नहीं है, लेकिन वो थी 9,000 रुपये की, तो वो इंक्रीज़ होगी, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होगा, हम रेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम अपना क्या होगा, अपना क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, वो वैल्यू इंक्रीज़ हुई इसकी। तो इस तरीके से आप ये जो अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करेंगे बेटा। तो आप देख रहे हैं फर्नीचर देखो यहाँ पर 3,000 रुपये से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर 5,000 रुपये से आ गया, वो भी हमने कर लिया था। स्टॉक जो था बेटा 10,000 रुपये से था, वो भी यहाँ पर आ गया, इंक्रीज़ हुआ था। बिल्स पेबल 10 क्या हुआ था, जो देखो पहले 30,000 था, 20,000 हमने शो किया, 10,000 रुपये क्या था, डाउन गया ना वो, तो मतलब डिक्रीज़ हुआ क्या लाइबिलिटीज़ को डिक्रीज़ किया, तो 10,000 रुपये यहाँ पर आ गया। इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज़ की इंक्रीज़ हुई है, तो वो इस तरफ आ गई। अब क्या करना आपने, अब आपने टोटल इसको टोटल करना है, तो ये 10 20 29,000 आ गया। कितना आ गया 29,000 में से कितना आ गया बेटा 5 3 8 8,000 रुपये यहाँ पर आ रहा है टोटल इस चीज़ का। तो 29 में से 8,000 जो 8,000 है वो माइनस करेंगे तो कितना बच गया 21,000। अब 21,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, और ये प्रॉफिट है। तो टू अनिल्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल, ओनली दो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल में जाएगा, किस रेशियो में, जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4:3। क्या रेशियो बेटा 4:3। हाँ जी, तो इस रेशियो में 4:3 की रेशियो वहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने 12,000 और 9,000 उनके कैपिटल में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है बेटा। हाँ जी, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। और ये टॉपिक वो टॉपिक है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, है ना, कि जो रिजर्व्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हैं उनको हम कैसे एडजस्ट करें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो बोल रहा है इट शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। किसी भी टाइप का रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर आता है, भले वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, भले वो एडमिशन हो, है ना, किसी भी टाइप का हो, तो बेटा उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स हमारे बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बैलेंस शीट में शो कर रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उनको राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज टू बी डन इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना बोला हो तब भी आपको ये चेक करना है कि कहीं रिजर्व्स गिवन तो नहीं है कुछ, तो रिजर्व अगर गिवन है तो आपको उसकी एंट्री करनी है। क्लियर है बेटा, एंट्री हम आपको पहले बता चुके थे बेटा, इसके बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं विद क्वेश्चंस कि एंट्री क्या होगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। अब एंट्री समझिए जरा, एंट्री कैसे हुई है, रिजर्व्स हैं उनका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब यहाँ पे ये प्रॉफिट से बेटा, तो प्रॉफिट है तो उसका बैलेंस क्या होता है क्रेडिट। उनको अगर खत्म कर रहे हैं तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और किससे खत्म करेंगे, ओल्ड पार्टनर से, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, हाँ जी, यस। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है कोई, अगर लॉस है तो देखो बेटा आप बैलेंस शीट में देख ही रहे हैं यहाँ पर कि मान लो ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रखा है, लॉस दिखा रखा है यहाँ पर ये 8,000 रुपये का, तो इसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब ये लॉस है तो लॉस का बैलेंस तो डेबिट होगा, तो इसको अपोजिट करें, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। इसका मतलब एंट्री क्या हुई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने वो एंट्री कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ जी, बोल रहा है सेम ट्रीटमेंट में बी फॉलोड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स या फिर फंड्स। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पीछे जो वीडियो है हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो सेम इसकी ट्रीटमेंट वही रहेगी जो इसमें हमने करनी है। क्लियर है बेटा, हाँ जी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कई बच्चे क्या मान लेते हैं कि ये हमारा फंड है तो इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं बेटा। एम्प्लॉयज़ जो प्रोविडेंट फंड है इसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ध्यान रखना बेटा, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो इसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करना है, इसको एज ए रिजर्व ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर है, तो ये देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोला डोंट एवर डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग आइटम्स। देखो हमने तो अभी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ध्यान रखना है, टैक्सेशन रिजर्व का ध्यान रखना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन रिजर्व का ध्यान रखना है, ईपीएफ की हम बात कर ही चुके हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपने कभी भी
क्या करना है, शो नहीं वाला रिजर्व एज अ रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन सबको मैं एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या हो ट्रीट होती हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका मेन पॉइंट था। तो इसी के साथ बेटा हमारे 2 टॉपिक इस एक वीडियो में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट टॉपिक था रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और वी कैन से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है कि जो इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, और रिवैल्यूएशन हम इसमें डीपली कर ही चुके हैं बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।